नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल चल रहा है आजकल देश में, जो चर्चा का नंबर 1 विषय है। इसके अलावा शायद ही कोई और चर्चा सुनी जाए कि वायरस फैल कैसे रहा है, भारत में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है और भारत के पड़ोसी देशों में क्यों नहीं फैल रहा है। भारत से सटा हुआ बांग्लादेश है, भारत से काफ़ी लंबी सीमा शेयर करने वाला पाकिस्तान है, नेपाल है, भारत से कुछ ही दूर पर श्रीलंका है जो समुद्री रास्ते से जुड़ा हुआ है। तो उन देशों में नहीं फैल रहा है, केवल भारत में ही फैल रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये वायरस भारत में ही उत्पन्न हुआ है? ऐसे भी सवाल लोग उठाते रहते हैं। ये वायरस संभवतः भारत में तो नहीं उत्पन्न हुआ है। ये तो पिछले साल जो वायरस उत्पन्न हुआ था, एक बहुत बड़ी श्रृंखला की एक कड़ी है। पहला वेव, दूसरा वेव और अब तीसरे वेव की बात आ रही है सामने, जबकि अभी दूसरा वेव भी पूरी तरह से अपने पीक पर नहीं आया है और इस पीक के चर्चे बहुत हैं। तो भारत में ये कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा? भारत में ये 2 प्रकार से आया हो सकता है। पहला, किसी ने जानबूझकर डाला हो, करेंसी नोटों के थ्रू या ऐसी कोई कमोडिटी के थ्रू, ऐसे कोई साधन के थ्रू, ऐसे किसी माध्यम के थ्रू जो कि हर कोई प्रयोग करता है। हो सकता है यह षड्यंत्र के तहत किसी ने वायरस को डाला हो। और दूसरा, ये भूलवश ये म्यूटेटेड वैरायटी हो, म्यूटेशन हो गया हो। पिछले साल जो वायरस चला था, जो कोरोना वायरस चला था, जिसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे और जिसके सिम्टम्स को भारत सरकार ने लॉकडाउन करके संभाला था, जिसके प्रभाव को संभाला था, जिसके चेन को तोड़ा था, जिसको कंटेन किया था, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम बना करके, बहुत बड़े बड़े कदम उठा करके। तो ये उस वायरस में म्यूटेशन के थ्रू भी हुआ हो सकता है। तो हम डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट की भी बात सुन रहे हैं। इसके स्पाइक्स में कहा जाता है कि 2 बार म्यूटेशन हुआ और इसके बॉडी के, इस वायरस की बॉडी के गहरे वाले, सरफेस के गहरे वाले हिस्से पर भी म्यूटेशन हुआ बताया जाता है। तो म्यूटेशन होने के चलते ये वायरस बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्वाइव कर रहा है। इसकी क्षमताएं बदल गई हैं और चूँकि मनुष्य ने इसे लड़ने के तरीके ढूंढ लिए या भारत में इससे भिड़ने के तरीके बना लिए गए, इसलिए यह वायरस भी खुद को बदल गया। हम जाने कि इसमें जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसके अंदर जो जीनोम होता है वो आरएनए का होता है। इसमें म्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से होता है और वायरस को सर्वाइव करना भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसके सर्वाइवल में इफ्स एंड बट्स कम होते हैं। तो इसका फैलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा रखा जाएगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा किया जाएगा, या बाज़ार खुले रहेंगे, या बड़े बड़े संस्थान खुले रहेंगे, या बड़ी बड़ी दुकानें खुली रहेंगी जहाँ हज़ारों की भीड़ होती है, वैसी जगह यदि खुल करके सामने रहेंगी तो फिर वायरस का संक्रमण होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो भारत में तो इसकी परंपरा बहुत ज़्यादा है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ये वायरस बड़ी तेज़ी से भारत में फैल रहा होगा, क्योंकि आबादी एक बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ की आबादी। उसके अलावा मार्केट, बड़े बड़े मार्केट, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी जगहें, बड़ी बड़ी गैदरिंग, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, सभी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए भारत में फैलने की संभावना है और यही वजह है कि ये भारत में बड़ी तेज़ी से फैला होगा। दूसरी बात कि ये स्पर्श से भी फैलता है, यानी टच से फैलता है, ये पानी से फैल सकता है, ये किसी सामान से फैल सकता है, ये सांस से फैल सकता है, ये छींकने और खांसने के थ्रू भी ये बाहर आ सकता है और फिर हवा में फैल सकता है और आसपास के दूसरे लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकता है। हम जाने कि वायरस जिंदा भी है और मुर्दा भी, यानी कि वायरस जीवित भी हो जाता है। जब इसे किसी जीवित शरीर के संपर्क में आता है और इसमें इन्फेक्ट कर जाता है, तब ये जीवित हो जाता है, तब ये जीवित की तरह व्यवहार करने लगता है। और जब ये हवा में पड़ा रहता है तब वह ये मृत की तरह व्यवहार करता है और ये बहुत लंबे समय तक वहाँ पड़ा रहता है और इसमें कोई भी जीवन के चिन्ह नहीं होते हैं। यदि इन्हें स्टडी किया जाएगा
ऊपर से तो ये बिल्कुल धूल के कण की तरह दिखाई देंगे। ना इनमें कोई मेटाबॉलिज्म होगा, ना कोई साइकिल होगा, ना भोजन की ज़रूरत होगी, और ना ही ये इन्फेक्शन करेगा, और ना ही ये अपनी संख्या बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही किसी शरीर में घुसता है, ये अपनी संख्या बेतहाशा बढ़ाने लगता है, उस शरीर की कोशिकाओं को बर्बाद करने लगता है। और ये जहाँ इन्फेक्ट करेगा, वहाँ साइटोकाइन्स की संख्या जो देखी जाती है, उससे इसके प्रभाव को समझा जा सकता है। यही वजह है कि फेफड़ों पर यह बहुत बुरा मार करता है। इसलिए फेफड़ों तक ये पहुँचे तब तक ही इसे रोकने का बहुत प्रयास करना चाहिए। हम जब नेज़ल मेम्ब्रेन या नाक या मुंह के अंदर ये जब जाता है, तो गर्म पानी में नमक इत्यादि डाल करके काफ़ी गार्गल करना चाहिए, या फिर नाक मुंह में कड़वा तेल यानी सरसों तेल का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अगर ये नेज़ल मेम्ब्रेन या मुंह के अंदर के मेम्ब्रेन में कहीं छुपा हो या ग्लॉटिस के आसपास कहीं छुपा हो, तो ये देसी तेल इत्यादि से इसका खात्मा हो सके। स्टीम बहुत ही या भाप लेना बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि भाप का प्रभाव पानी से ज़्यादा होता है। भाप के माध्यम से काफ़ी नेज़ल मेम्ब्रेन के काफ़ी अंदर की तहों तक भाप का असर होता है, और उस गर्मी से या उसके प्रभाव से वायरस वहीं के वहीं मरने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन यदि भाप ली जाए, कम से कम 2 बार भाप ली जाए, यदि व्यक्ति स्वस्थ है और वायरस से नहीं इन्फेक्टेड है तब भी। अगर इन्फेक्शन हो गया है तब तो भाप लेनी ही लेनी है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को भी भाप लेनी होगी। इससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। और वायरस नेज़ल मेम्ब्रेन में घुस जाने के बाद, नाक के अंदर घुस जाने के बाद, काफ़ी अंदरूनी तहों तक पहुंच जाने के बाद यह कदम दर कदम बढ़ता है, यानी एक कोशिका से को बर्बाद करके यह दूसरी कोशिका में जाता है। यह उड़ करके नहीं जाता। शरीर के अंदर घुसने के बाद इसकी उड़ने की क्षमता नहीं रहती। ये एक सेल के बाद दूसरे सेल तक चलता हुआ जाता है। तो इस मौके का भी फ़ायदा उठा करके इसको रोकने की उसी समय कोशिश करनी चाहिए। उस समय रोक देने से यह फेफड़ों तक यह नहीं पहुंच पाता है। और यह देखना चाहिए कि कहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, कहाँ पर संक्रमण फैल सकता है। संक्रमण वाली जगहों से पहले ही बचना चाहिए, इसके पहले कि वायरस आपको इन्फेक्ट कर दे, आपके अंदर घुस जाए और जगह बना ले और आपको बीमार कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहे भारत।